हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का जो हमारा क्लास है, प्लेटो हमारा विचारक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बता दें कि हम लोगों ने जो है इस क्लास को लाइव क्लास देने के लिए ये सोचा था, लेकिन लाइव क्लास देने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लड़कों ने फ़ोन करके पर्सनली हमसे कहा कि सर ये जो टाइमिंग है 7 से 8 बजे का, ये बहुत उपयुक्त नहीं है हम लोगों के लिए, इसलिए जो रिकॉर्डिंग वीडियो है ये हम लोग किसी भी समय देख सकते हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो को ही आप लोगों के सामने आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, लाइव क्लास उस समय चलाया जाएगा जिसे मान लीजिए सप्ताह में एक दिन का कोई लाइव क्लास रहेगा, संडे का दिन, जिसमें जो समय आप लोगों को उपयुक्त होगा वह समय बता दीजिएगा, उसी समय लाइव क्लास चलाया जाएगा। और लाइव क्लास में लेक्चर नहीं होगा, बल्कि जो है ये 7-8 दिन का जो आपका वीडियो बन रहा है उसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग लाइव क्लास चलाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। आइए हम लोग जो है प्लेटो को पढ़ा जाए, ये हमारा संदेश था। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, प्लेटो पे। प्लेटो को स्टार्ट करने से पहले प्लेटो को ही देखते हैं। आइए पहले प्लेटो को देखते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है पश्चिमी राजनीतिक विचारक। पश्चिमी राजनीतिक विचारक, पश्चिमी राजनीतिक विचारक, ठीक है। इस पश्चिमी राजनीतिक विचारक में हम लोग जो है प्लेटो को पढ़ रहे थे। प्लेटो को कल हम लोगों ने पढ़ा भी है। फिर प्लेटो को स्टार्ट करने से पहले प्लेटो एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने अपनी चिंतन से राजनीति शास्त्र को खड़ा किया, ठीक है। तो इस प्लेटो को पढ़ने से पहले प्लेटो की प्रशंसा में एक विचारक के कथन से ही स्टार्ट करेंगे। और यह कथन जिस विचारक ने प्लेटो के संदर्भ में दिया है, इस कथन को कई परीक्षाओं में पूछा भी है, ठीक है। और हम लोगों का एक स्ट्रेटजी भी है कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि 200 से 150 या 250 जो है स्टेटमेंट को हम लोग को याद भी करना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न बनते हैं, ये स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो एक हर दिन जो है 2, 4, 5 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम स्टेटमेंट का एक लिस्ट भी देंगे, तो इस तरीके से आसान रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले प्लेटो के प्रशंसा में जो एक विचारक हैं जिनका नाम है सैल, इन्होंने प्लेटो के प्रशंसा के संदर्भ में जो बातें कहा वह बिल्कुल बहुत उपयुक्त है, बहुत सही है। और शायद प्लेटो को समझने में हमको ज़्यादा इसका स्टेटमेंट क्या करेगा, मदद करेगा। तो सैल ने यह कहा कि प्लेटो संभवतः प्रथम और अंतिम व्यक्ति है जिसने इस बात का दावा किया कि शासन के कार्यों को चलाने के लिए अत्यधिक धनवान, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अत्यधिक चालाक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है। इसने शासन के कार्यों के लिए अत्यधिक धनवान, महत्वाकांक्षी और चालाक, इनकी जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत किसकी है, सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है। यह कथन प्लेटो के संदर्भ में है, प्लेटो ने ऐसा कहा है। और आज के दौर में भी यदि देखा जाए तो शासन के कार्यों को करना बहुत सरल काम नहीं है, शासन का कार्य बहुत कठिन कार्य है। लेकिन होता क्या कि उसमें बुद्धिमान व्यक्ति कम, आर्टिफिशियल बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा हो जाते हैं। और प्लेटो ने इसी शासन के कार्यों को करने के लिए जिस व्यक्ति की खोज किया, वह व्यक्ति था एक दार्शनिक राजा। यही दार्शनिक राजा जो है सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था, और इसी दार्शनिक राजा के माध्यम से वो शासन कार्यों को करना चाहता था। जो हमने ये बताया भी था कि प्लेटो या किसी भी दार्शनिक विचारक को पढ़ने से पहले हम लोग उसकी समस्याओं, उसकी परिस्थितियों को जानेंगे। जैसे प्लेटो के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या यह थी कि
एक ऐसे शासन व्यवस्था में जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति सुकरात को मृत्युदंड दे दिया जाता है। और सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जो सुशासन के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में प्रचार प्रसार कर रहा था। इसी को ज्ञान का आधार बना के जो है शासन व्यवस्था का आधार भी बनाना चाहता था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या हुई, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया। तो कहा कि वह मृत्युदंड देने वाला व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वह धनवान हो सकता है, वह महत्वाकांक्षी हो सकता है, वह चालाक हो सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो सकता। यदि वह बुद्धिमान व्यक्ति होता तो शायद सुकरात जैसे व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया होता। तो ये बातें जो सेल ने प्लेटो के संदर्भ में जो कहा, यह 100% उसकी थॉट के अनुरूप है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो सुकरात की चर्चा कर दिया, तो एक और स्टेटमेंट को जान लिया जाए जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा है, उसको भी जान लिया जाए। उसके बाद से प्लेटो के बारे में हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सेल के कथन के बाद मैक्सी ने कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः क्या हो गया, जीवित हो गया। ये कथन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि किस विचारक ने कहा कि प्लेटो में सुकरात की पुनः जीवित हो गया। जैसे सुकरात के मरने के बाद प्लेटो अस्तित्व में आया और प्लेटो ने वही सारी धारणाएं दिया, वही सारी बातें कहा जो सुकरात कहा करता था। अब सुकरात की बातों को समाज में स्थापित करने के लिए जिस शासन व्यवस्था की जरूरत थी, जिस सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की जरूरत थी, उसी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की खोज जो है प्लेटो कर रहा था। ठीक है, तो प्लेटो की आज का जो राजनीतिक विचारक हमारा प्लेटो है, इस प्लेटो की विचारों को शुरू करने से पहले हमने दो विचारकों का नाम लिया और दो विचारकों का स्टेटमेंट दिया। दोनों परीक्षाओं से उपयोगी है और दोनों जो है, दोनों स्टेटमेंट प्लेटो के संदर्भ में ज़्यादा उपयुक्त है और इसी उपयुक्तता के कारण हमने इस स्टेटमेंट को दिया और क्लास को प्रारंभ किया। ठीक है, इसके बाद से जो है हम लोग जो कल क्लास छोड़े थे वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। और कल हमने जो है प्लेटो की पुस्तकों से प्लेटो ने अपने जीवन में कुल कितनी पुस्तकें लिखा, वहीं क्लास हमने समाप्त किया था। आज फिर पुनः वहीं से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि प्लेटो अपने जीवन में कुल 36 पुस्तकों को लिखा। अपने जीवन काल में 81 वर्ष का जो इनका जीवन काल है, उस 81 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने कुल 36 पुस्तकों को लिखा। यह भी एक तथ्य का प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो अपने जीवन काल में कुल कितने पुस्तकों को लिखा, तो 36 पुस्तकों को लिखा। और प्रश्न कई बार ऐसे बनता है कि उसके पुस्तकों का क्रम दे देता है कि कौन सा पुस्तक पहले लिखा, कौन सा पुस्तक बाद में लिखा, कौन उसके बाद में लिखा। तो इसको हम लोग को जानने के लिए इसके पुस्तकों को 3 वर्गों में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि इसके पूछे जाने वाले पुस्तकों का क्रम है उसका आसानी तरीके से हम लोग उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले 20 वर्ष की अवस्था में इसने जो पुस्तक लिखा उसका हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। 20 वर्ष की अवस्था में लिखी गई पुस्तक, 20 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, उसके बाद 34 वर्ष की अवस्था में, 34 वर्ष की अवस्था में जो पुस्तक लिखा, और जीवन के अंतिम चरण में, जीवन के अंतिम चरण में, ठीक है, जीवन के अंतिम चरण में 36 बुकों की चर्चा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनकी चर्चा करके इन तीनों वर्गों में उनको रखा जाएगा। और उन्हीं पुस्तकों को घुमा फिरा कर ये पूछा जाता है प्रश्नों परीक्षाओं में। तो 36 पुस्तक को याद करना थोड़ा संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस को हम लोग को पढ़ना है। उन चीज़ों को ही पढ़ना है जिन चीज़ों से प्रश्न बनाए जाते हैं और जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है।
यही हमारी जो है कंपटीशन की तैयारी करने की यही मेन रणनीति होती है। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसी दिन से समझिए कि आपका कंपटीशन निकलना श्योर है। और यही बातें प्राप्त करने में और जानने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। यदि जो बिगिनर के रूप में होते, जो तैयारी प्रारंभ करते, उनको ये पता नहीं चल पाता कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग तैयारी किए हैं और जो कई सालों के परीक्षाओं के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करके देखा गया है कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस पर आपको जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग खुद जो है बता देंगे। तो 36 पुस्तकों की चर्चा हम नहीं करेंगे, बल्कि 36 में से जो खास महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं की हमको चर्चा करना है। तो 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने जिस पुस्तक की चर्चा की उसमें है रिपब्लिक, फेडरस और फेडो। ये 3 पुस्तक जो है 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने लिखा। ठीक है, 20 वर्ष की अवस्था में लिखा। 34 वर्ष की अवस्था में जिस पुस्तक को प्लेटो ने लिखा वह है अप्पालोजी क्रीटो मीनो गॉर्जिया ये पुस्तक है। और जीवन के जो अंतिम चरण है उसमें भी इसने पुस्तक जो लिखा वह है आपका स्टेट्समैन फिल्वस क्रीसस और लॉज। ठीक है, अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि प्लेटो ने जिन पुस्तकों को लिखा उसको क्रमबद्ध में लिखिए, तो फेडरस का नाम दे देगा, अपोलॉजी का नाम दे देगा, स्टेटमेंट को इसके क्रम को बिगाड़ देगा। अब इसको क्या करना है, आपको क्रम में सजाना है। तो ये पहले जाने रखिए कि ये जो है ये आप पहले लिखा गया, इसको बाद में लिखा गया, सबसे अंत में इसको लिखा गया। तो मान लीजिए लाज को बीच में रख दे तो आप क्या करेंगे, लाज को सबसे लास्ट में कर देंगे क्रम सुधारने के लिए। तो ये चीज़ें यदि जाने रहेंगे तो इसके क्रमों को आप बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, सजा देंगे। और इन्हीं पुस्तकों में से क्रम बनाने को देगा भी और दिया भी है। कई बार क्रम बनाने को दिया है, इन्हीं पुस्तकों के बीचों में से दिया है। और आप ये वर्गीकरण देखे रहेंगे तो आसानी तरीके से आप पुस्तकों का क्रम बना लेंगे। प्रश्न ये उठता है कि इतनी पुस्तकों की, जिन पुस्तकों को हम लोगों ने लिखा है और चर्चा किया है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुस्तकें तो सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो इसकी है रिपब्लिक। ठीक है, अभी हम महत्वपूर्ण पुस्तकों की लिख देते हैं कौन सी महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक इन महत्वपूर्ण पुस्तक में पहला है रिपब्लिक, स्टेटमेंट, स्टेट्समैन और लॉज। ठीक है, ये क्रम में भी है और इस तरीके से ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा है कि जो अरस्तु है उस अरस्तु पे, चूंकि अरस्तु क्या है, प्लेटो का शिष्य था, तो प्लेटो द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उसमें किस पुस्तक का प्रभाव प्लेटो पर सबसे ज्यादा पड़ा। कई बार पूछा है प्रश्न ये। तो प्लेटो पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली जो पुस्तक वह है स्टेट्समैन। इसी पुस्तक का प्रभाव अरस्तु पे सबसे ज्यादा पड़ा था। ठीक है, एक चीज और पूछता है कि इन पुस्तकों में किस पुस्तक में प्लेटो ने जो गलतियां किया उस गलतियों को किसी दूसरे पुस्तक में सुधारा।
तो रिपब्लिक में लिखते समय प्लेटो बहुत सारी गलतियां किया, क्योंकि 20 वर्ष की अवस्था में लिखा था, उसमें मैच्योरिटी, परिपक्वता और अनुभव का अभाव था, जिसके कारण बहुत सारी बातें ऐसे लिख दिया जो उसे तत्काल रूप से सही लगा, लेकिन अनुभव के धरातल पे जब उसे देखा तो उसकी कोई वास्तविकता नहीं थी। तो इन बातों की गलतियों को उसने जो है इन्हीं पुस्तकों में सुधारा, स्टेट्समैन्स और लॉज में। सबसे ज्यादा सुधार जो है लॉज में किया। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद से जो है पहले रिपब्लिक के बारे में चर्चा कर लेते, उसके बाद स्टेटमेंट्स, उसके बाद लॉज में जाते हैं। जो रिपब्लिक इसकी पुस्तक है, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, 20 वर्ष की अवस्था में लिखी गई है, और रिपब्लिक को कंसर्निंग ऑफ जस्टिस के नाम से भी दिया गया, नाम से जाना जाता है। और इस रिपब्लिक में ही ज्यादा से ज्यादा इसने सिद्धांतों को दिया, जैसे दार्शनिक राजा, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, पारिवारिक साम्यवाद का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत। जितने हम लोग को सिद्धांत और अवधारणा पढ़नी है, टोटल ये रिपब्लिक का ही है। और इन्हीं सिद्धांतों की सुधार इसने स्टेटमेंट्स और लॉज में किया है। तो कुछ प्रश्न इस पे रिपब्लिक पर यह भी बनते हैं कि रिपब्लिक के संदर्भ में कुछ विद्वान और विचारकों ने क्या टिप्पणी किया है और क्या कहा है, वह भी प्रश्न पूछता है। सबसे पहले रिपब्लिक के संदर्भ में रूसो ने कहा, इसकी प्रशंसा में, रिपब्लिक पुस्तक के प्रशंसा में रूसो ने कहा कि अब तक लिखी गई राजनीतिक के क्षेत्र में, अब तक की लिखी गई शिक्षा के क्षेत्र में जो रिपब्लिक है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। शिक्षा के क्षेत्र में लिखी गई ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक में ही प्लेटो ने शिक्षा के सिद्धांत को दिया था, और उसी सिद्धांत को देने के आधार पर रूसो ने, जो आधुनिक राजनीतिक विचारक है, इसने ये कहा कि रिपब्लिक जो है शिक्षा पर लिखी गई जितनी भी बुक हैं, उन बुकों में सबसे क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। ये बात रूसो ने कहा। रिपब्लिक को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बताया, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, सेबाइन का स्टेटमेंट जान लीजिए। सेबाइन ने कहा कि जो रिपब्लिक है, किसी एक शोध पर लिखी गई ग्रंथ नहीं है, और ना ही यह राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का कोई एक हिस्सा है, बल्कि यह क्या है? इसमें कला, दर्शन और शिक्षा का भी योगदान है। मतलब जो सेबाइन का, इसने कहा कि जो रिपब्लिक है, इसमें राजनीति शास्त्र तो ही है, राजनीति शास्त्र, ठीक, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इसके कुछ हिस्सों के होने के साथ साथ यह जो है क्या है? कला, दर्शन और विज्ञान, इनका भी क्या है? इनका भी समावेश है। तो जैसे ही आपको लगे कि कुल मिला जो नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कला, दर्शन, विज्ञान की बात कहा गया रिपब्लिक के बारे में, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है सेबाइन होगा। ठीक है, रूसो की बातों को जान लिए हम लोग, सेबाइन की बातों को जान लिए। अब अगला जो है उसको हम लोग जानते हैं, वह है बार्कर। बार्कर की स्टेटमेंट को भी कई बार पूछा है। बार्कर ने कहा कि जो रिपब्लिक है वह संपूर्ण मानव दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। संपूर्ण मानव दर्शन की दिशा में क्या है? संपूर्ण मानव दर्शन की दिशा में प्रयास है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा बार्कर का। बार्कर हो गए, सेबाइन हो गए और रूसो हो गए। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर मूरे, इनका भी स्टेटमेंट है। डॉक्टर मूरे, इन्होंने कहा कि जो रिपब्लिक है,
यह तत्व ज्ञान और दर्शन का राजनीतिक विज्ञान और शिक्षा का विज्ञान है। ठीक है, तत्व विज्ञान और दर्शन का राजनीति विज्ञान और शिक्षा का विज्ञान है। ये डॉक्टर मूरे ने ऐसा कहा। इन चार लोगों का स्टेटमेंट हम लोगों ने रिपब्लिक के संदर्भ में देखा। और एक और प्रश्न बारकर का जो इसमें पूछता है, अक्सर पूछता है कि किस विचारक ने रिपब्लिक को 5 भागों में विभाजित किया। जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक को 5 भागों में विभाजित करने वाला, रिपब्लिक को 5 भागों में विभाजित करने वाले जो विचारक हैं वह कौन है? तो वह है बारकर। ठीक है, बारकर ने रिपब्लिक को 5 भागों में बांटकर समझाने का प्रयास किया कि जो रिपब्लिक है इसको 5 भागों में बांटकर देखा जा सकता है और अध्ययन किया जा सकता है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं इसको देख लिया जाए। जो पूछता है, पहले भाग में इन्होंने बताया कि अध्यात्म की चर्चा है, अध्यात्म की चर्चा है। दूसरे भाग में नीति शास्त्र की चर्चा है। ठीक है, तीसरे भाग पे शिक्षा की चर्चा है और चौथे भाग पे संपत्ति और परिवार की चर्चा है। संपत्ति एवं परिवार की चर्चा है। और जो 5वां भाग है उसमें आदर्श राज्य की चर्चा है। आदर्श राज्य की चर्चा है। आपसे यह भी प्रश्न बना के पूछ सकता है कि किस विचारक ने रिपब्लिक को अध्यात्म, नीति शास्त्र, शिक्षा, संपत्ति, परिवार, आदर्श राज्यों में विभाजित करके अध्ययन करने की सुविधा दिया है। यह बारकर ने ऐसा किया है। बारकर ने रिपब्लिक को 5 भागों में बांटकर उसको अध्ययन करने की सुविधा को बताया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला जो पढ़ रहे हैं, बारकर के विभाजन के बाद जो रिपब्लिक पुस्तक है, इस पुस्तक का स्टेटमेंट्स और लॉज से थोड़ा सा कंपेयर किया जाए, क्योंकि यह भी पूछा हुआ है। रिपब्लिक स्टेटमेंट और लॉज। प्लेटो रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना करता है। आदर्श राज्य की कल्पना करता है। ठीक है, स्टेटमेंट में आते हुए यह जो है वास्तविक राज्य की चर्चा करता है। वास्तविक राज्य की चर्चा करता है। और राज्य में जो है उप आदर्श राज्य की चर्चा करता है। उप आदर्श राज्य। अब देखिए, आदर्श राज्य, वास्तविक राज्य और उप आदर्श राज्य क्या है। आदर्श राज्य उस राज्य को कहा गया जहां की शासन व्यवस्था फिलॉसफर किंग, दार्शनिक राजा या सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में हो, वह आदर्श राज्य की श्रेणी में आएगा। वास्तविक राज्य, जब दार्शनिक राजा की खोज प्लेटो ने किया और प्लेटो को दार्शनिक राजा नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि जो आदर्श राज्य है इस धरती पे प्राप्त करना मुश्किल है, यह स्वर्ग की व्यवस्था होगी। तो वास्तविक राज्य, दार्शनिक राजा के जगह पे विधि का शासन हो, राजा विधि के नियंत्रण में हो के शासन करे, वह है वास्तविक राज्य। लाज में लिखा
कि जो आदर्श राज्य है यह प्राप्त तो नहीं हो सकता है, बल्कि विधि के शासन के बाद जो स्टेटमेंट में कहा उसी बात को लॉज में बहुत अच्छे तरीके से कहा, बहुत विस्तृत रूप में कहा कि यहाँ हमको क्या करना है, विधि के शासन को स्थापित करना है, विधि के शासन को देखना है। विधि की शासन क्यों जरूरी है, क्यों जो है इसकी शासन की आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीजों की व्याख्या इसने लॉज में किया है। तो ये पूछता है कि वास्तविक राज्य की कल्पना किसमें की गई है, लॉज में की गई है कि रिपब्लिक में, तो आपको बता देना कि स्टेटमेंट में किया गया है। आदर्श राज्य की कल्पना इसने रिपब्लिक में किया है, इसने जो है उप आदर्श राज्य की कल्पना जो है लॉज में किया है। एक और चीज जो है मिश्रित संविधान या मिश्रित सरकार की चर्चा किसमें किया है, तो इसी में किया इसने, मिश्रित सरकार या मिश्रित संविधान, ये भी पूछा। किस किताब में मिश्रित सरकार और मिश्रित संविधान की आवश्यकता पर बल दिया है, तो लॉज में जो है मिश्रित सरकार और मिश्रित संविधान पे इसने चर्चा किया है। ऐसा इसने क्यों किया, कहा कि कोई भी शासन जो है यदि शासन का एकांगिक पक्ष हो, जैसे राजतंत्र, जो राजतंत्र है या कुलीन तंत्र है या फिर बाद में जो है आपका लोकतंत्र है, उस पे यदि किसी एक पक्ष पे ज्यादा बल दिया जाए तो वह शासन क्या हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाती है। जैसे राजतंत्र तानाशाही वाला शासन हो तो बेकार हो जाएगा, जो आपका कुलीन तंत्र है उस पे सेना वाले पे होगा तो ज्यादा खराब हो जाएगा। यदि वह लोकतंत्र है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ही कहा जाए तो भी वह खराब है। इसने कहा कि इन तीनों चीजों की अच्छाइयों को मिलाकर जो है क्या किया जाए, शासन का निर्माण किया जाए। तो मिश्रित सरकार और मिश्रित संविधान की बात जो है इसने लॉज में आकर कहा। पहले तीन बातों को वह इनकार करता था रिपब्लिक में कि मिश्रित सरकार नहीं होगी और विधि का कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आदर्श राजा होगा, इंटेलेक्चुअल शासक होगा, वह सारी चीज़ों से ऊपर होगा, वह सारी सामाजिक बुराइयों को मिटाने वाला होगा। इन सब तमाम कल्पनाओं के साथ जो इसने सोच रखा था, जो चिंतन किया, लेकिन धरातल के स्तर पर जब इन चीज़ों को ढूंढा तो वह नहीं मिला, तब बाद में विधि के शासन या मिश्रित सरकार की बातों को स्वीकार किया। तो यह पूछता है कि मिश्रित सरकार की कल्पना किस पुस्तक में किया, तो लॉज में किया। वास्तविक राज्य की कल्पना स्टेटमेंट में किया। आदर्श राज्य की कल्पना इसने रिपब्लिक में किया। उप आदर्श राज्य की कल्पना इसने लॉज में किया। ठीक है, रिपब्लिक में की गई गलतियों की सुधार इसने अपने स्टेटमेंट और लॉज वाली पुस्तक में इसने किया। ठीक है, ये कंपेयर पूछता है। और एक ये भी पूछा है कि संविधान का वर्गीकरण, जो संविधान का वर्गीकरण इसने रिपब्लिक में भी किया है और स्टेटमेंट में भी किया है। तो स्टेटमेंट में जो संविधानों का वर्गीकरण किया है उसके किस आधार पर किया है, तो इसने जो है संविधान का वर्गीकरण, इसमें जो है संविधान का वर्गीकरण जो है इसने दो आधारों पे किया है। ठीक, एक विधि सम्मत शासन और विधि विहीन शासन। ठीक है, विधि विहीन और विधि सम्मत शासन का वर्गीकरण जो है, संविधान का वर्गीकरण किस किताब में किया है, तो ये स्टेटमेंट में किया है। तो ये 3-4 बातें जो है इन पुस्तकों से और प्लेटो द्वारा लिखी गई इन पुस्तकों से पूछा जाता है कि रिपब्लिक में पर किसने टिप्पणी कौन कौन से किया, अरस्तु का प्रभाव जो है किस पुस्तक पर ज्यादा रहा, अंत में जो है विधि के शासन को या विधि की प्रासंगिकता और उपयोगिता किस पुस्तक में उसने किया। तो इन सब चीजों की चर्चा जो है इसी रूप में मिलती है, जो हमको याद करके रखना है। ठीक है, इन पुस्तकों की चर्चा करने के बाद प्लेटो की जो सिद्धांत है, पहली सिद्धांत है वह है न्याय का सिद्धांत, जिसको हम लोग अभी फिलहाल चर्चा करेंगे। प्लेटो की न्याय की सिद्धांत, पहले सिद्धांत जो है की चर्चा हम लोग आज करेंगे, जो है न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत
प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत की जो अवधारणा है, इसने अपने महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक में दिया। किस में दिया है? रिपब्लिक में दिया है। और न्याय की अवधारणा रिपब्लिक में देने के कारण इस रिपब्लिक के एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कंसर्निंग ऑफ जस्टिस कहा जाता है। कंसर्निंग ऑफ जस्टिस। न्याय के सिद्धांतों की इतनी वृहद व्याख्या रिपब्लिक अपनी पुस्तक में किया, जिसके कारण इसको जो है, इस पुस्तक को कंसर्निंग ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके शीर्षक को कंसर्निंग ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। देखिए, न्याय के सिद्धांत तो प्लेटो ने दिया, उसको बाद में पढ़ा जाएगा। पहले यह जान लिया जाए कि प्लेटो के इस न्याय के सिद्धांत को देने जो दिया, इसमें विचारकों ने क्या टिप्पणी किया। ठीक है, तो सबसे पहले न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में जो बार्कर है, बार्कर की टिप्पणी को देखा जाए। बार्कर ने क्या कहा है? बार्कर ने कहा प्लेटो के बारे में, जो न्याय का सिद्धांत दे रहा था उसके बारे में कहा कि प्लेटो चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की आलोचना कर रहा हो, सोफिस्ट वर्ग की आलोचना कर रहा हो, आलोचना कर रहा हो, या विद्यमान समाज की कमियों की चर्चा कर रहा हो, कमियों की चर्चा कर रहा हो, उन सब में न्याय की अवधारणा महत्वपूर्ण है। न्याय की अवधारणा क्या है? महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बार्कर ने कहा कि सोफिस्ट वर्ग की आलोचना कर रहा। अब ये जान लीजिए सोफिस्ट वर्ग कौन थे। प्लेटो अपने विचार को देने से पहले बहुत ज़्यादा जो है सोफिस्टों की अवधारणाओं का खंडन किया। ये जो सोफिस्ट वर्ग हैं, प्लेटो के समय में यूनान में या एथेंस का जो सोफिस्ट वर्ग है, एक ऐसे सदस्यों के समुदाय को कहा गया जिनका मुख्य उद्देश्य था धन लेकर शिक्षा देना, और वह ऐसी शिक्षा देते थे जिस शिक्षा का मूल उद्देश्य था सत्ता की प्राप्ति कैसे करनी है। ठीक है, सत्ता की प्राप्ति करने के लिए जो उपाय हैं, जो रणनीति हैं, जो गेम है, वह सारी चीजें सोफिस्ट वर्गों के द्वारा बताया जाता था। तो ये जो भी सत्ता प्राप्ति के लिए क्या उपाय हैं, किस तरीके से सत्ता प्राप्त किया जा सकता है, न्याय की अवधारणा क्या है, सत्य क्या है, जितने परंपरागत अवधारणा थी, इन सब के बारे में इसकी आलोचनाएं करके सत्ता को प्राप्त कैसे किया जाए, इसकी जो शिक्षा देते थे, जो भी लोग शिक्षा देते थे, उन सभी को सोफिस्ट वर्गों में रखा गया। सोफिस्ट वर्ग व्यक्तियों की स्वतंत्रता, व्यक्ति की बृहद स्वतंत्रता की कल्पना करते थे, जो प्लेटो की अवधारणा की जस्ट विपरीत था। प्लेटो एक मजबूत राज्य की कल्पना करता था, एक राजतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास करता था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, चाहे वह रिपब्लिक लिख रहा हो, चाहे स्टेटमेंट लिख रहा हो, चाहे वह लाज लिख रहा हो, उस सभी प्रकार की किताबों में, चाहे सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में हमेशा जो है राजतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन किया है। कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है कि प्लेटो जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन करता है, तो वह है राजतंत्र। वह लोकतंत्र, कुलीन तंत्र का समर्थन नहीं करता, वह उसकी आलोचना करता है। तो सोफिस्ट वर्ग की आलोचना कर रहा हो या विद्यमान समाज में किसी भी कमियों की बता रहा, उन सभी के बीच में इसका न्याय का जो अवधारणा था, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को कहने वाले जो विचारक हैं वह है बार्कर। ठीक है, तो बार्कर के विचार को हम लोग को याद करके रखना है। इसके बाद से एक नया स्टेटमेंट अरस्तु का भी देखते हैं। जो अरस्तु है, इसने भी कहा, न्याय के बारे में कहा, जो परीक्षाओं में पूछा है और पूछ भी सकता है कि न्याय क्या है। न्याय संपूर्ण सद्गुण है। क्या है? संपूर्ण
सद्गुण, सद्गुण है। तो क्या होता है सद्गुण? न्याय संपूर्ण सद्गुण है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते समय प्रस्तुत करता है। न्याय के संदर्भ में अरस्तु की भी यही धारणा थी, ये स्टेटमेंट था कि न्याय क्या है? संपूर्ण सद्गुण है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय प्रस्तुत करता है। न्याय व्यक्ति की व्यक्तिगत गुण है, वह सद्गुण है जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, वार्तालाप करता है, अंतःक्रियाएं करता है, तो उसमें इस चीज को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। वही है न्याय। ठीक। अब न्याय के संदर्भ में बारकर का और अरस्तु के विचार को जानने के बाद हम लोग प्लेटो की अवधारणा को समझेंगे। प्लेटो एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जो अपनी बातों को कहने से पहले उस बात के संदर्भ में तात्कालिक समय में जो भी बातें प्रचलन में थी उन बातों को एक एक करके रखता है और उन बातों को फिर काटता है और काटने के बाद अपनी बात को रखता है। इसी शैली को डायलॉग शैली कहा गया, डायलैक्टिक शैली कहा गया, संवाद कहा गया, द्वंद्वात्मक पद्धति कहा गया। इसकी बातों को रखने के जो शैली है, ठीक है, बात कहने की जो शैली है उस शैली का नाम है द्वंद्वात्मक या संवाद शैली। यह शैली सुकरात का भी है और यह शैली सुकरात से प्लेटो ने भी ग्रहण किया है। इस शैली की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो विचार आप देना चाहते हैं उस विचार के संदर्भ में तात्कालिक समय में जिन लोगों ने जो बात कहा उस बातों को काट करके अपनी बातों को कहना, उस बातों को गलत और सही करके फिर अपनी बातों को कहना ही क्या है? डायलैक्टिक या डायलॉग सिस्टम है। तो इस शैली का अनुसरण करते हुए न्याय के संदर्भ में तात्कालिक समय में तीन प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित थी। न्याय के संदर्भ में तीन अवधारणाएं प्रचलित थी। न्याय के संदर्भ में तीन अवधारणाएं प्रचलित थी। तीन अवधारणाएं प्रचलित थी। इन तीनों अवधारणाओं को एक एक करके देखा जाए। तीन अवधारणाएं क्या क्या प्रचलित थी? पहले को कहा गया परंपरागत अवधारणा, जिसको कहा जाता है ट्रेडिशनलिज्म। दूसरे को कहा जाता है क्रांतिकारी अवधारणा, जिसको अंग्रेजी में कहा गया रेडिकलिज्म। और चौथा है कार्यकरण सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रैग्मेटिकल थ्योरी। न्याय के संदर्भ में ये तीन जो है, तीन सिद्धांत या तीन अवधारणाएं चल रही थी और इन तीनों अवधारणाओं में जो समर्थक विचारक हैं उनका भी नाम हम लोग जान लिया जाए। परंपरागत अवधारणाओं में ये सेफलस
और पॉलीमार्कस, पॉलीमार्कस ये आते हैं। क्रांतिकारी या रेडिकल में आता है थ्रेसिमेकस, और कार्यकरण या प्रैग्मेटिकल में जो आता है वह है ग्लाउकन। ग्लाउकन परीक्षाओं में ज्यादातर ये ऐसे करके नहीं पूछता है, बल्कि इन विचारकों के स्टेटमेंट को पूछता है। तो न्याय के संदर्भ में जो परंपरागत अवधारणा थी, एक चीज और जान लीजिए, जो यूनानी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें न्याय की जो अवधारणा वो कानूनी रूप से नहीं थी, न्याय की नैतिक अवधारणा उस समय प्रचलित थी, और जिसकी प्रशंसा जो है सुकरात भी किया और फिर प्लेटो ने भी किया। जिस न्याय की अवधारणा नैतिकता पे आधारित थी, उसी एथेंस में नैतिकता का बड़ा प्रभाव हो चुका था, नैतिकता की बहुत पतन हो चुकी थी। तो प्लेटो ने नैतिकता को स्थापित करने के लिए न्याय संबंधी जो अवधारणा दिया, वह न्याय भी नैतिकता पे ही आधारित था। न्याय को नैतिकता पे आधारित करके समाज में नैतिक व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहता था। इसका मुख्य पर्पज यही था, क्योंकि ये यूनान की परंपराओं में था, लेकिन विसंगतियों के कारण ये परंपराएं खत्म होती चली जा रही थी, नैतिकता वहां से खत्म होती चली जा रही थी। इसी को जीवित करने के लिए, इसी को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए न्याय की नैतिक व्याख्या किया। कई बार प्रश्न पूछता है कि न्याय की जो नैतिक व्याख्या है ये रोमन समाज से है कि यूनानी समाज से है। तो यूनानी समाज से न्याय की नैतिक व्याख्या है, और प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा दिया वह कानूनी रूप से दिया कि नैतिक रूप से दिया। तो न्याय की व्याख्या जो प्लेटो ने दिया वह है नैतिक रूप से, ठीक है, नैतिक रूप से। इन लोगों ने भी जो है न्याय की जो तत्कालिक व्याख्याकार हैं, सेफलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकन, इन लोगों भी जो न्याय की अपने विचार दिए, इनके विचार भी नैतिकता पे ही आधारित थे। लेकिन उसके इनकी बातों को काट करके अपनी बातों को रखना उसको था। यह नहीं कहना है कि मतलब ये लोगों ने नैतिकता पे आधारित न्याय की बात की तो सही है, लेकिन नैतिकता पे आधारित जिन बातों की इन्होंने न्याय माना, उन बातों को प्लेटो ने गलत माना, और परीक्षाओं में इनके स्टेटमेंट को पूछता है। इसलिए हमें जानना इसके लिए क्या है, जरूरी है। एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सेफलस की स्टेटमेंट को देखा जाए। सेफलस सेफलस ने कहा कि न्याय क्या है, सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। सत्य बोलना, ऋण चुकाना, सत्य बोलना, ऋण चुकाना, ये क्या है? यही न्याय है। सत्य बोलना, ऋण चुकाना ही क्या है? न्याय है, ऐसा सेफलस का मानना है। प्लेटो ने कहा सत्य बोलना किसी किसी परिस्थितियों में झूठ बोलने से भी खतरनाक होता है, ठीक है, उन परिस्थितियों क्योंकि सत्य बोलना, झूठ बोलना ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परिवेश पर निर्भर करता है। जैसे इसने बताया, कोई भी शासक यदि सत्य बोलने का दावा करता है और उसका शत्रु देश उसके सैन्य संगठन, सैन्य अड्डे के बारे में पूछे, तो क्या शासक को सत्य बोल के उसे बता देना चाहिए? नहीं। यदि वह ऐसा वो करता है तो उसकी जो सुरक्षा है खतरे में पड़ जाएगी, उसके राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, तो वहां उसे झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये प्लेटो का उदाहरण था शासक के संदर्भ में। ये तो ये आम उदाहरण है हम सभी के बारे में, यहाँ तक कि अपने घर में पेरेंट्स के मामले में यदि पैसे के संदर्भ में किसी से कुछ पूछा जाए तो कभी भी सत्य नहीं बोलता है। उससे पूछा जाए कि आपके पैसा आपने कहाँ रखा है, तो उसको सबसे पहले दिमाग में आ जाएगा हम बता देंगे तो हमसे कोई मांग लेगा, या
सीबीआई हम पे क्या करेगी, छापा मार देगी। तो इसके संदर्भ में लोग व्यवहारिक झूठ बोलते हैं, कुछ सही बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं। वह जानते हैं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से काफ़ी गलत है। तो सुरक्षा की दृष्टि से, परिस्थितियों और परिवेश की दृष्टि से झूठ और सच को बोला जा सकता है। तो सत्य बोलना किसी किसी परिस्थितियों में ज़्यादा खतरनाक हो सकता है झूठ की तुलना में। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि सत्य बोलना न्याय नहीं होता है। ऋण चुकाना, ऋण लिए ऋण चुकाना भी न्याय नहीं है। इसको इसने उदाहरण से काटा भी है। जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपने किसी को अस्त्र दे दिया और आपका स्वास्थ्य खराब है और अस्त्र फिर से दोबारा आप मांग रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में अस्त्र पुनः प्राप्त करना क्या है, ठीक नहीं है। क्योंकि यदि मानसिक रूप से आप बिगड़े हुए हैं तब आपको अस्त्र मिल जाएगा तो शायद अस्त्र का इस्तेमाल नियंत्रित रूप से नहीं करेंगे या सही जगह नहीं कर पाएंगे। तो ऋण चुकाना भी जो है, सत्य बोलना और ऋण चुकाना, यह भी जो है प्लेटो की दृष्टि से न्याय की उपयुक्त परिभाषा देने के में समर्थ नहीं है या उपयुक्त परिभाषा नहीं है। सेफलस के बाद इसी का पुत्र पॉलीमार्कस आता है। पॉलीमार्कस जो इसका पुत्र है, इसने कहा कि जो व्यक्ति जैसा हो उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। शत्रु के साथ शत्रुता का और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, यही है न्याय। यदि हम शत्रु के साथ शत्रु का व्यवहार करें और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करें तो ये हमारे व्यवहार में क्या है, न्याय झलकता है और न्याय दिखता है। प्लेटो ने कहा कि यह भी बातें पूरी तरीके से सही नहीं है। शत्रु और मित्र की पहचान बहुत ही एक कठिन काम और जटिल काम है। शत्रु की पहचान करके आप तो सचेत और सावधान हो सकते हैं, लेकिन मित्र की पहचान करना बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि कौन से मित्र कब शत्रु बन जाएं और कौन से शत्रु मित्र बन के आप पे घात कर जाएं, ये कोई जानता नहीं है, अनाही जानता है। अक्सर हम और आप में सभी लोग इसके शिकार हो चुके होते हैं या शिकार होना ही होना है। बाद में हमें ज्ञान खुलता है, जिसे हमने मित्र समझा उसी ने हमको धोखा दे दिया। अक्सर अपने जीवन में सभी लोग इसकी धोखे के शिकार होते ही रहते हैं। और यह बात सत्य है कि मित्र बन के धोखा देना, लोग मित्रता में ही धोखा खाते हैं, शत्रुता में धोखा नहीं खाते हैं। इसलिए मित्र और शत्रु की पहचान करना बहुत ही कठिन, बहुत ही जटिल काम है। और इस तरीके से यह करना कि मित्र यह है, शत्रु यह है और यही न्याय है, तो यह भी बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। क्योंकि व्यवहार के धरातल पर ऐसा अंतर करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो फिर न्याय क्या होगा, न्याय नहीं हो पाएगा। तो सेफलस और पॉलीमार्कस के स्टेटमेंटों को आलोचना करते हुए इसने इनकी बातों को काट दिया। अब इसके बाद जो क्रांतिकारी इसका ट्रेडिशनल परंपरागत जो सिद्धांत है न्याय के संदर्भ में, इसको इसने अनुपयुक्त बताया। बाकी दो सिद्धांत जो रेडिकल है, क्रांतिकारी थ्रेसिमेकस का है, और जो तीसरा जो है वो कार्यकारण सिद्धांत प्रैग्मैटिक थ्योरी जो ग्लाउकन का है, इसकी चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। अभी पर्याप्त समय हो गया है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे और उसकी आलोचनाएं करेंगे। फिर न्याय के संदर्भ में जो प्लेटो की अवधारणा है उसकी चर्चा करेंगे। अभी क्लास 1 घंटा की है, जैसे ही थोड़ी सी स्पीड और बन जाएगी, ज़रूरत के हिसाब से क्लास को बढ़ाया जाएगा। और हम आपसे ये आशा रखेंगे कि आप ये वीडियो को थोड़े में मत देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तभी क्लास के जो लेक्चर है उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे। अभी स्टार्ट है, धीरे धीरे जो है आपकी समझ बढ़ती जाएगी और विकसित हो जाएगी। हमारे इस लेक्चर वीडियो के पीछे मेन पर्पज यह है कि आपको टॉपिक से आपकी समझ को विकसित कर देना। जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, आप इसके कॉन्सेप्चुअल संबंधी प्रश्नों के उत्तर को नहीं दे पाएंगे। तथ्य रटते रटते थक जाएंगे आप, जब तक समझ अपनी विकसित नहीं करेंगे कि प्लेटो ने यह धारणा क्यों दिया, किस संदर्भ में दिया। तो इसके अलग अलग प्रश्न एस्पेक्ट से प्रश्न बनते रहते हैं। जब ये समझ विकसित हो जाएगी, कहीं से भी प्रश्न बनाएंगे आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे कि यही बात सही है और यही बात हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जरूरी है। इन सब बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में इस प्लेटो के क्लास के साथ शुरू होंगे और हर विचारक को प्रतिदिन
शुरू करने से पहले उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कथन है उन्हीं कथनों के साथ हम लोग जो क्या करेंगे, क्लास को प्रारंभ करेंगे। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों या भारतीय राजनीतिक विचारकों स्टेटमेंट से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य होगा 200 से 250 स्टेटमेंट को याद करना। ये लेक्चर के साथ साथ लास्ट में इसकी लिस्ट भी बनाई जाएगी, ताकि आपको क्या होगी, आपको परीक्षाओं के समय में जो पूछे जाने वाले स्टेटमेंट हैं उसको याद करके रखने में आसानी होगी। एक ही बार जब लिस्ट मिलेगी तो आप थक जाएंगे और याद नहीं कर पाएंगे, और बार बार के लेक्चर में समझते चले जाएंगे संदर्भ में स्टेटमेंट क्या है, मूल बातें उसकी क्या है, उसकी तोड़ मड़ोड़ के व्याख्याएं जब समझेंगे तो स्टेटमेंट आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है, हमारे पढ़ाने का ये एक स्ट्रेटजी भी है। धन्यवाद।